नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप आए मेरे साथ और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे सभी मेरे साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं जो आपका प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन आपका क्या है उसे देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है यूपी के किस जिले में 2 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 लोकसभा सीट नहीं है। बिजनौर है, आगरा, कानपुर, प्रयागराज। बताएंगे आप कमेंट करके ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसा कौन सा जिला है? ऐसा कौन सा जिला है? ऐसा जिला आपका कौन सा है? ऐसा जिला है कानपुर। कौन सा जिला? ऐसा कानपुर। क्योंकि आप पढ़ते हैं जैसे बिजनौर, बिजनौर में भी 2 लोकसभा सीट है, एक बिजनौर है और एक कौन सी आपकी, एक है नगीना, बिजनौर नगीना। आगरा में आपकी कितनी है? आगरा में भी 2 है, एक आगरा है, एक कौन सी आपकी, फतेहपुर सीकरी। एक आगरा है, एक कौन सी है, फतेहपुर सीकरी। और आपको याद रखें प्रयागराज में भी 2 है, एक प्रयागराज है और एक कौन सी है, एक आपकी फूलपुर। एक कौन सी है? फूलपुर। तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला आपका कानपुर। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या वर्तमान में आपसे पूछे कितनी है जी? वर्तमान में आप पढ़ते हैं कितनी संख्या बनती है? 545। 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके, मनोनीत। यूपी में कितनी है आपकी? यूपी में सबसे अधिक कितनी है? 80। 80 लोकसभा सीट आपकी कहां पर है? यूपी में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, सभापति पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है। तो आपको बताना है राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, सभापति पर निर्भर करता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, सभापति के नहीं पूछा है, इसमें किसका पूछा है? उपसभापति। उपसभापति का अगर कार्यकाल आपसे पूछ रहा है तो उपसभापति का कितने वर्ष का होता है? उपसभापति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है आपका 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का उपसभापति का कार्यकाल होता है। जबकि राज्यसभा के सभापति का पूछे, सभापति का कितने वर्ष का होता है? सभापति का होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपने पढ़ाई है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे जी। आगे क्या क्वेश्चन है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपने पढ़ा होगा। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपने पढ़े होंगे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कौन सी पार्टी से बने थे? आपके जनता दल। कौन सी पार्टी से बने थे? ये बने थे आपके जनता दल। कौन सी पार्टी से बने थे? ये बने थे आपके जनता दल पार्टी से बने थे। और 1977 में आपकी सरकार बनी थी और लगभग 2.5 वर्ष तक आपके पीएम रहे थे। बाद में चौधरी चरण सिंह, इनके बाद में कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। तो आपको याद रखना है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी से संबंधित है? जनता दल से। किस वर्ष बने थे? 1977 में। क्लियर हो गया? और मोरारजी देसाई से भी याद रखें, मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है इसे हम किस नाम से जानते हैं? अभय घाट। कौन सा है जी? अभय घाट। कौन सा है? अभय घाट। इसे भी आप याद रखेंगे, कौन सा समाधि स्थल है? अभय घाट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, संसद है या राज्यसभा है? आप बताएंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, संसद, राज्यसभा। आप इसमें याद रखेंगे सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी होती है? मंत्री परिषद। कौन सी होती है? मंत्री परिषद। क्लियर हो गया? मंत्री परिषद आपका सबसे ज्यादा निर्णय, अहम निर्णय लेने के लिए आपकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के आप पढ़ते हैं, मंत्री परिषद आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद। और इसका जिक्र कौन से उसमें? तो इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 74। कौन से में? आर्टिकल 74। जबकि आर्टिकल 75 आपका क्या कहता है?
राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? पीएम की नियुक्ति। और पीएम की सलाह पर जो आपके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन सभी से मिलकर के क्या बनती है? मंत्री परिषद आपकी बनती है। मंत्रिमंडल जो आपका शब्द है, इसका जिक्र केवल आर्टिकल 352 आप पढ़ते हैं, 352 सेकंड में केवल एक बार किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। लेकिन कौन सा शब्द मिलेगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद आपका शब्द मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है, केंद्र सूची का है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट? ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछा है केंद्र सूची में कितने विषय हैं? केंद्र सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने? 61 है। समवर्ती सूची में कितने? आपके 52। याद रखेंगे केंद्र सूची में आपको कितने बताया जी? केंद्र सूची में आपके 100, राज्य सूची में कितने? 61 और समवर्ती सूची में कितने? आपके 52। ये इस तरीके से वर्तमान में विषयों की संख्या है। अब इसमें से पूछा क्वेश्चन कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य कौन सी सूची का विषय है? ये आपका राज्य सूची का। आपसे पूछा है शिक्षा कौन सी सूची का विषय? शिक्षा, शिक्षा अगर आपसे पूछ रहा है बहुत ज्यादा आता है, शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आपसे पूछे जनगणना कौन सी सूची का विषय? जनगणना, जनगणना अगर आपसे पूछ रहा है जनगणना कौन सी सूची का है? ये आपका केंद्र सूची का विषय। आपसे पूछे जनसंख्या नियंत्रण कौन सी सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण आप याद रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण, तो ये कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची। क्लियर हो गया? पुलिस कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण आपने पढ़ लिया, समवर्ती सूची का विषय है। और आपसे पूछे रेलवे कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। बंदरगाह कौन सी सूची का विषय है? आपका केंद्र सूची का विषय। इस तरीके से आपके अलग अलग आपके विषय हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? तो आपके सामने संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन 1991, 70वां 1992, 91वां 2003 या 92वां 2003? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। दिल्ली में पांडिचेरी, दिल्ली में दिल्ली और पांडिचेरी को, दिल्ली में नहीं, दिल्ली व पांडिचेरी, ये है दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? तो आपको बताना है कब शामिल किया गया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आप पढ़ते हैं दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश को कौन सा संशोधन है? 70वां संविधान संशोधन 1992। 69वें में क्या हुआ? 69वें में आपने पढ़ा होगा जो दिल्ली है, दिल्ली को कौन सा दर्जा मिला था? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। 91वां संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं 2003। इसमें क्या है? जैसे लोकसभा है, लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कब तक निर्धारित कर दी गई? वर्ष 2026 तक निर्धारित कर दी गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें 4 राजभाषा हमने जोड़ी थी जो हमारी सूची है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में हमने 4 राजभाषा जोड़ी, BDMS, बी से क्या बन जाएगी? बी से बन जाएगी बोडो, डी से क्या बन जाएगी? डी से बन जाएगी डोगरी, एम से क्या बन जाएगी? एम से बन जाएगी मैथिली या मैथाली बोल देते हैं। और एस से क्या बन जाएगी? एस से बन जाएगी संथाली, एस से क्या बन जाएगी? आपके संथाली। बोडो कहाँ पे बोली जाती है? अगर आपसे पूछे बोडो कहाँ पे बोलते हैं जी? बोडो बोली जाती है असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम में। डोगरी कहाँ पे बोली जाती है? डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। मैथाली कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है बिहार में। संथाली आपकी कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है झारखंड में। कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके झारखंड में। कहाँ पे बोली जाती है? झारखंड। क्लियर हो गया? तो ये आपके जो संशोधन है, ये इसमें जो अन्य संविधान संशोधन थे इनका भी आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बात करते हैं मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकार हमने कौन से देश से लिए? ये लिए आपके यूएसए से। कौन से देश से लिए? यूएसए देश से लिए। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारों की संख्या कितनी? आपकी 6। कितने मूल अधिकार हैं? आपके 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, सम, स्वै, शोष, सम, स्वै, शोष,
धार संस संवैधानिक, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। सम स्व शोष धार संस संवैधानिक, यहां से आपको ये क्लियर हो जाएंगे सभी। सम स्व शोष धार संस संवैधानिक, सम से क्या बन जाएगा, सम से बन जाएगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। स्व से क्या बन जाएगा, स्व से बन जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोष से क्या बन जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार बन जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार से क्या बन जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बनेगा इससे, इससे बन जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बन जाएगा जी। और उसके बाद में आप याद रखें, सन से क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं क्या है, शिक्षा का अधिकार, ये बन जाएगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद क्या है, संवैधानिक से बन जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, ये है 14 से 18, क्या है 14 से 18। स्वतंत्रता का कहां से कहां तक है, ये है आपका 19 से 22, कहां तक है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध क्या है, इसमें 2 आर्टिकल हैं 23 और 24, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का पूछे तो 25 से 28 है, 25 से 28। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार क्या है, 29 से आपका 23 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये आप पढ़ते हैं आर्टिकल 32। कौन सा, आर्टिकल 32। क्लियर हो गया। तो मूल अधिकारों को हमने कौन से देश से लिया, यूएसए से। इनकी कुल संख्या कितनी है, 6 है। ये आपके 6 मूल अधिकार हैं। एक आपने संपत्ति का मूल अधिकार पढ़ा होगा, संपत्ति, संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये आपका आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में। लेकिन कौन से संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमने इसको हटा दिया और इसको यहाँ से हटा करके और बहुत दूर आपका जोड़ा जा करके 300 कै में जोड़ दिया। इसी कारण संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, वर्तमान में कानूनी या विधिक अधिकार। तो इनका जो संरक्षक है, संरक्षक कौन है, इनका संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है इनका संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, आपको बताएं। एस्परजिलस, लैक्टोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। दूध, दूध बताएंगे, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, बताएंगे सभी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो एस्परजिलस है, लैक्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, लैक्टोबैसिलस है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। देखेंगे आप इसमें कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन एस्परजिलस, लैक्टोकोकस, स्यूडोमोनास या लैक्टोबैसिलस। दूध की अगर बात करें, दूध आप पढ़ते हैं, दूध, दूध में आप पढ़ते हैं कि दूध आपका किसका वास्तव में अच्छा स्रोत माना जाता है, ये आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका, आपका कैल्शियम का। फिर दूध में से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आता है दूध का जो सफेद रंग है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो आप याद रखेंगे कौन सी प्रोटीन है, ये आपकी केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, दूध का जो सफेद रंग है कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। अब इसमें क्वेश्चन है कि जो खराब है वो किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस। क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस। दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है यानी दूध का जो मीठापन है वो किसके कारण होता है, तो उसको आप याद रखेंगे। दूध में जो पाए जाने वाली शर्करा है इसको आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज। और दूध में सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण। क्लियर हुआ। और दूध का जो आपका आप पढ़ते हैं कि दूध जो खराब हो जाता है वो किसके कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस। किसके कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर किसे बोलते हैं, कैंसर के अंतिम चरण से, कैंसर के अंतिम चरण से आपको बताना है, या शिशु की जानकारी से, या आपका क्या है हृदयघात से, या बच्चे के जन्म लेने से। आपको बताना है कि गोल्डन आवर किससे संबंधित है, गोल्डन आवर किसे कहा जाता है। तो जब आपका हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक वाली जो आपकी स्थिति है तो उसमें जो आपका प्रथम घंटा है उसको आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप गोल्डन आवर। क्या बोलते हैं उसे,
गोल्डन आवर उसे बोला जाता है। चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर किससे बोलते हैं? हृदय घास से संबंधित है। क्लियर हो गया? हृदय घास से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होता है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या ग्लूकोज है? आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा, लैक्टोज तो अभी आपने पढ़ाई है। लैक्टोज क्या है? दूध में जो पाए जाने वाली शर्करा है। दूध की शर्करा क्या है? लैक्टोज। आपसे पूछेगा जो गन्ना है, गन्ना या क्या है आपका? चुकंदर। गन्ना और चुकंदर में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी? सुक्रोज। और आपसे पूछा जाएगा जो हमारे रक्त में कौन सी होती है? हमारे रक्त में कौन सी होती है? ग्लूकोज। कौन सी होती है आपकी? ग्लूकोज। क्लियर हो गया? ग्लूकोज इसमें आपको होता है। नेक्स्ट, हमारे भोजन में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? वसा व विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट व खनिज है, विटामिन व खनिज है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से आपको बताना है कि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? वसा व विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट व खनिज है, विटामिन व खनिज है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन आपका? विटामिन और क्या होते हैं आपके? खनिज। विटामिन और आपका क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स आप बोलते हैं, विटामिन और खनिज लवण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। तो इसमें आपको याद रखना है जो इंद्रावती है, इंद्रावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये आपका गोदावरी। कौन सी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी आपकी इंद्रावती। बाकी हेमावती, अर्कवती और आपका अमरावती ये सब किसकी सहायक नदी है? ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी। आपने पढ़ा होगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पर आपका? कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक से आपकी निकलती है। आपसे पूछा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं जी? दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। और आपसे पूछा जाएगा बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या क्या है आपका? बूढ़ी या क्या है? वृद्ध गंगा। ये किसे बोला जाता है? ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं गोदावरी को। किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा जिसमें एक गहरे नीले रंग का चक्र होगा? नेहरू ने, अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने? आपको बताना है कमेंट करके ये किसने आपका प्रस्तावित किया था कि ये आपके कलर होंगे। तो आपको बताना है ऐसा कौन व्यक्ति है। तो इसमें आपको याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और आप पढ़ते हैं जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज आपने पढ़ा होगा, ये कौन सी समिति ने तैयार किया था? ये समिति आपकी पिंगली वैकेया। कौन सी समिति है? पिंगली वैकेया समिति ने तैयार किया। और उसके बाद में आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में। कब आपका? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में आपका राष्ट्रीय ध्वज को हमने स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज में आप पढ़ते हैं इस तरीके से जैसे आपका राष्ट्रीय ध्वज है, आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन को, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर की तरफ कौन सा रंग होता है? ऊपर की तरफ आपसे पूछ रहा है तो ऊपर की तरफ कैसा रंग मिलेगा आपको? केसरिया। ये किस तरीके का रंग मिलेगा आपको? तो ऊपर की तरफ आप याद रखेंगे कैसा मिलेगा? केसरिया। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है लेकिन आपको याद रखना केसरिया। आपसे पूछा जाएगा कि बीच में कौन सा मिलेगा? यहाँ पे ये आपको कौन सा मिलेगा? इसमें आपको याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको? सफेद। और नीचे कौन सा मिलेगा? नीचे मिलेगा आपको हरा। कौन सा मिलेगा आपको? हरा। और बीच में आपको चक्र मिलेगा एक ब्लू, आप बोलते हैं नेवी ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सी समिति ने दिया? पिंगली वैकेया समिति ने दिया। 22 जुलाई 1947 में हमने इसको स्वीकार किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी ने कौन से आपके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना है कौन सा अधिवेशन है? 1924। 1924 का कहाँ पर हुआ था?
1924 का हुआ था बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। तो बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। क्लियर हो गया? एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है कब हुई थी? ये 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में आपकी हुई थी। और आप पढ़ते हैं 1556 से और 1605 तक, 1556 से और 1605 तक शासक कौन था? शासक था कौन? अकबर। अकबर शासक था। तो इसी के बीच का समय क्या है? 1600 ईस्वी। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्या है आपका? अकबर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर। नेक्स्ट है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग के बारे में बताना है। नीति आयोग, नीति आयोग आपने पढ़ा होगा। नीति आयोग से पहले, नीति आयोग, तो नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया। और एक ऐसा निकाय था, ये असंवैधानिक निकाय था, आप सभी ने पढ़ा है असंवैधानिक ये निकाय था, असंवैधानिक निकाय। इसका अध्यक्ष कौन होता था? इसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग को आपने पढ़ा है, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया? इसको समाप्त कर दिया 1 जनवरी 2015। और 1 जनवरी 2015 में एक नया आयोग हमने बना दिया। और नया आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग इसका नाम है। क्लियर हो गया? और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 2015। क्या हो जाएगा आपका? 2015। क्लियर हो गया? 2015। क्लियर हो गया सभी का? नीति आयोग। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में वर्तमान में कितनी धनराशि दान की जाती है, मतलब प्रदान की जाती है? 7.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वास्तव में इसका अब नया नाम क्या हो गया है? ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, या आप पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसका नया नाम होगा, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका अब नया नाम हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपने पढ़ा है इसमें कितनी धनराशि देते हैं हम? 25 लाख रुपए। कितनी देते हैं? 25 लाख रुपए। 2 और आपके खेल से संबंधित ऐसे, एक कौन सा है? एक आपने पढ़ा होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य आपका खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। और एक कौन सा होता है? एक है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में भी कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में। द्रोणाचार्य की 1985 में। और राजीव गांधी की आपने पढ़ा होगा 1991 में। कब आपका? 1991 में। क्लियर हो गया? राजीव गांधी कब की गई थी? 1991 में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 सेकंड, अनुच्छेद 83 फर्स्ट, अनुच्छेद 83 सेकंड। बताएंगे आप सभी किस में आपका उल्लेखित है? लोकसभा का कार्यकाल आप बढ़ा सकते हैं, तो ये किस में उल्लेखित है? तो लोकसभा का अगर कार्यकाल की बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, तो वो किस में बढ़ा सकते हैं? वो आपका 83 सेकंड। कौन सा आंसर है आपका? 83 सेकंड। इसमें लोकसभा की अवधि के बारे में दिया गया है, 83 सेकंड। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल आप पढ़ते हैं कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल कौन सा है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल आप लगाते हैं, और एक बार में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, एक बार में लोकसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा से
2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? क्योंकि आप पढ़ते हैं राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन। कैसा सदन है? स्थायी सदन। तो इसमें आपके लोग रिटायर होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, और एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का। तो आपको इसमें से बताना है कि 2 वर्ष बाद 1/2 हो जाएंगे, 1/3, 2/3 या 1/6, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? तो इसमें याद रखेंगे कितने हो जाएंगे? 1/3। कितने हो जाएंगे आपके? 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके रिटायर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा आप पढ़ते हैं, राज्यसभा का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन और संरचना है। आपने पढ़ा है स्थायी सदन कौन सा है? आपने पढ़ लिया राज्यसभा। केंद्र का उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 में से 233 क्या होते हैं? निर्वाचित, और 12 क्या होते हैं? 12 होते हैं आपके मनोनीत। कौन करता है जी? मनोनीत करता है आपका राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करता है? आपका राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? तो आज का मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट आपने किया और आपने देखा होगा इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इसी के आधार पर आप आगे जो मॉक टेस्ट हैं उनमें भी प्रतिभाग करते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।